एवरीवन। हाल ही में राहुल गांधी ने प्रेस में बयान देते हुए कहा कि उन्हें लोकसभा में पिछले 7-8 दिनों से बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो लोकसभा स्पीकर जो कि ओम बिरला हैं वो हाउस को एडजर्न कर देते हैं। अब ये जो बयान है ये आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि स्पीकर बीजेपी के एमपीज को तो बराबरी से मौका दे रहे हैं भाषण देने का, बात करने का, अपनी बात रखने का। जब भी बीजेपी के एमपीज खड़े होते हैं तो उनके माइक चालू हो जाते हैं और उन्हें बयान देने का पूरा अवसर मिलता है, पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते उन्हें यह अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। अब आपको पता है कि हर विवाद के दो पहलू होते हैं, दोनों साइड्स होती हैं। तो आइए हम ओम बिरला के साइड भी जान लेते हैं या ये पूरे विवाद का कॉन्टेक्स्ट भी जान लेते हैं। तो हाल ही में ओम बिरला ने लोकसभा में राहुल गांधी को फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते आपसे आशा है कि आप सदन की मर्यादा को बरकरार रखेंगे। सदन की मर्यादा और रूल 349 का मेंशन किया स्पीकर ने। रूल 349 क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, पर आपको ये जानना भी जरूरी है कि ओम बिरला लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कुछ कंडक्ट से खुश नहीं है और इसीलिए उन्होंने ये कटाक्ष कसा है। अब दोनों की साइड्स हमने सुन ली, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लग रहा है कि उनकी बातें नहीं, उनको बात करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। ओम बिरला को लग रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सदन में मर्यादा नहीं बनाकर रख रहे हैं। दोनों साइड है और दोनों गहन आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा इशू है कि स्पीकर की इम्पार्शलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी के फेवर में काम कर रहा है और ऑपोजिशन को ये अवसर से वंचित रख रहा है। ऑपोजिशन जो कि गवर्नमेंट के लिए कटाक्ष प्रस्तुत कर सकता है या गवर्नमेंट को कंट्रोल में कर सकता है, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। ये इशू कितना बड़ा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है और उसी के भी पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। ये अनाउंसमेंट जो है वो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है और साथ में आपको 12 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो, क्योंकि आपको बहुत भारी डिस्काउंट भी इसमें मिल रहा है। डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कीजिएगा। MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। अब इसके अलावा हम आपको फ्री में भी कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन तो ठीक है, पर अगर आपको कुछ फ्री में रिसोर्सेज चाहिए तो अनअकैडमी आपको वो भी प्रोवाइड कर रहा है। उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी मिल जाएगा। इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको? प्रीलिम्स के PYQs हैं, टॉपिक वाइज PYQs हमने अलग करके रखे हैं। फिर यूपीएससी का बिगनर किट भी है जो हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। इसमें आपको मिलेगा NCERT, यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी की स्ट्रैटेजी, PYQs तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और भी बहुत कुछ। साथ में हम आपको करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, जो कंपाइल्ड करंट अफेयर्स है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सब कुछ फ्री है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या यूपीएससी की तैयारी करने का भी सोच रहे हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो ब्लेम है वो सही है तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अगर स्पीकर पार्शियलिटी से सदन में रूलिंग पार्टी का ही फेवर कर रहा है तो ये अपने आप में कितना बड़ा इशू है। देखिए, अगर मैं आपको बहुत ही आम भाषा में समझाऊं तो स्पीकर का जो पोजीशन है लोकसभा में, उनके पास इतनी पावर होती है कि लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा दर्जा स्पीकर को है। ठीक है, तो इतनी सारी पावर है और अगर वो बायस तरीके से इस्तेमाल की जाए तो हमारी डेमोक्रेसी बहुत कमज़ोर हो सकती है।
तो 3 फोल्ड कंसर्न्स हैं अगर स्पीकर बायस तरीके से काम करता है तो। सबसे पहला है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। स्पीकर के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे मनी बिल क्या होगा ये असाइन स्पीकर करता है। डिस्क्वालिफिकेशन जो है एमपीज का उसमें भी स्पीकर का से होता है। तो इतनी सारी पावर्स हैं। पार्लियामेंट में किसको, लोकसभा में किसको कितने टाइम के लिए मौका मिलना चाहिए बोलने का, कितनी प्रॉपर डिबेट कंडक्ट होनी चाहिए, वोटिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारे अधिकार का डिसीजन जो है वो स्पीकर लेता है। और अगर स्पीकर ही बायस निकले तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपका स्पीकर पार्शल होता है तो क्या प्रॉब्लम्स होती है उसके रिलेटेड है। मैं पर्टिकुलरली किसी स्पीकर के बारे में अभी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारा जनरल डिस्कशन है कि स्पीकर का ऑफिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी इम्पार्शलिटी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कि उनका जो स्पीकर है वो बिना किसी को फेवर करे, बिना किसी का पक्ष लिए लोकसभा का कंडक्ट करवाए। दूसरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को थ्रेट हो सकता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब पार्लियामेंट में भी सबको समान अवसर और सब मिलजुल कर निर्णय लें, क्योंकि हर एमपी जो है वो जनता को रिप्रेजेंट करता है, तो सबको मिलना चाहिए मौका बराबरी से बोलने का। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो भी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो है लोकसभा में उसका मुखिया है। तो ये कितनी बड़ी पोजीशन है। एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो 10 साल में अब बना है, तो 10 साल तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं लोकसभा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है और इनकी भी कुछ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये पावर इन्हें दी जानी चाहिए, इन्हें डिबेट्स और डिस्कशन में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है वीकनिंग ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। देखो, जब सदन में इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है उसे बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो फिर लोगों का विश्वास इस डेमोक्रेसी से कमज़ोर होता चला जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब हमारे नेता की सुनवाई नहीं हो रही तो हमारी सुनवाई कैसे होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जनता का विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो स्पीकर है उसको इम्पार्शलिटी रखनी चाहिए। अगेन मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि ये एक जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, इसमें मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्पीकर के इम्पोर्टेंस की। ये तो आपको समझ में आ गया कि कितनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन होती है, और यही बात विंस्टन चर्चिल ने भी कही थी कि किसी भी डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ अगर आपको मेजर करना है कि ये डेमोक्रेसी कितनी पावरफुल है, तो आप देखिए कि उसका स्पीकर कितना इम्पार्शियल है और कितने बेहतर तरीके से, कितने एथिकल तरीके से वो सदन में काम कर रहा है। तो आपको उसकी इंटेग्रिटी और इम्पार्शलिटी को देखते हुए आप स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से आता है। इंडिया में स्पीकर रूलिंग पार्टी से आता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 349 की। ये तो हमने जान लिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, और उन्हें बोलने का अवसर देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये हमने समझ लिया। अब दूसरा पक्ष जान रहे हैं हम कि रूल 349 क्या है और उसका पालन, मतलब उसका पालन करना क्यों बहुत ज़रूरी है। सदन की मर्यादा में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो रूल 349 का पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये रूल 349 पहले तो है क्या, पार्लियामेंट के कंडक्ट में, कि पार्लियामेंट में काम किस तरह होगा, उसका बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा, उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, जिसे हम कहते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ठीक है, नाम क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। इसमें जो रूल है उसका नंबर है रूल 349। अब इस रूल में लिखा हुआ है कि किसी भी एमपी को किस तरह से लोकसभा में बर्ताव करना चाहिए, उनका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस हैं। कैसी गाइडलाइंस हैं कि आप सदन में स्मोक नहीं करेंगे, आप सदन में स्मोकिंग नहीं करेंगे, आप कोई न्यूज़पेपर किताब नहीं पढ़ेंगे उसमें, अनटिल एंड अनलेस जो बिजनेस चल रहा है उसके लिए वो ज़रूरी हो। तो न्यूज़पेपर किताब पढ़ना भी, पता चला कि आपका एमपी जो है वो डिबेट और डिस्कशन ना सुनते हो किताब ही पढ़ रहा है, तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई और बोल रहा है तो आप शांति बनाए रखेंगे, फालतू की आवाज़ें नहीं निकालेंगे, डिसरप्शन नहीं क्रिएट करेंगे। जो चेयर है, चेयर मतलब जो स्पीकर की चेयर है, आप हमेशा उसी को देखते हुए सदन में बोलेंगे या बात करेंगे। अगर आप भाषण दे रहे हैं तो चेयर की तरफ देखते हुए आप भाषण देंगे। आप चेयर को पीठ दिखाकर नहीं बैठेंगे,
चेयर की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पार्लियामेंट में या लोकसभा में स्पीकर की जो इंपॉर्टेंस है वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए चेयर को इज्जत देनी है। आप जब लोकसभा में एंटर करेंगे तो आप उसको बाव करेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे तब आप उसे बाव करेंगे। इस तरह के प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने होंगे। जब भी आप भाषण देंगे तो आप चेयर की तरफ देखते हुए देंगे। पार्लियामेंट में छड़ी लाना भी अलाउड नहीं है। अगर आपको हेल्थ रीजन की वजह से लाना पड़ता है तो उसके लिए आपको स्पीकर की परमिशन चाहिए। ये सब कहाँ लिखा है? ये सब रूल 349 में लिखा है। और मतलब ये मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। इसके अलावा और भी नियम हैं। तो आपकी जो डेस्क है जो आपके सामने होती है उस पर आप कैप नहीं रखेंगे उतार के। ये सारे जो हैं कुछ नियम हैं जो आपको पालन करने होंगे लोकसभा में। और ये नियम का पालन नहीं करता है अगर कोई एमपी, तो उसके कुछ प्रिविलेजेस छीन लिए जाते हैं। जैसे कि सदन से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, या फिर उसे बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है। इस तरह से सदन के नियम का अगर पालन नहीं हो रहा है तो फिर ये रूल्स इम्पोज करने के चलते स्पीकर उन्हें कुछ पनिशमेंट भी दे सकता है। तो ये पूरा मामला है। अब एक फूड फॉर थॉट देती हूँ मैं आपको, इस बात पे आप विचार कीजिएगा। ब्रिटेन में क्या होता है, जैसे ही कोई एमपी स्पीकर पद के लिए चुना जाता है तो वो अपनी पार्टी से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देता है, और ये वहां पर नियम है। भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है, और इसीलिए अधिकतर हम देखते हैं कि स्पीकर को बायस होने के एलिगेशंस देखने पड़ते हैं। उन्हें ऐसा कहा जाता है कि आप रूलिंग पार्टी को ही फेवर कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्पीकर रूलिंग पार्टी से आता है पर वो अपनी मेंबरशिप से रिजाइन नहीं करता है। तो क्या अब ये समय आ गया है कि हम ये नियम लागू करें कि हमारे जो स्पीकर हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर दें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसके चलते हम स्पीकर का ऑफिस इम्पार्शियल रखने की कोशिश करते हैं। जैसे उनकी सैलरी जो है उस पर डिस्कशन नहीं होता है, या फिर उनका जो टेन्योर है वो सिक्योर रहता है, उनको ऑफिस से हटाना इतना आसान नहीं है। ये सारे प्रोविजंस हैं, पर क्या हमें ये नियम भी लाना चाहिए कि जब स्पीकर कोई चुना जाए तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दे? फूड फॉर थॉट है, विचार कीजिएगा। अब एक सवाल भी है जिस पर आपको विचार करना है। ये सवाल है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से रिलेटेड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ABCD में से कोई एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, which of the following statements regarding the leader of opposition in Lok Sabha is or are correct? पहला स्टेटमेंट है, the post of leader of opposition was not officially recognized in India until 1969. Second option है, the leader of opposition is not a constitutional post, but it is mentioned in parliamentary statutes. Statement third है, to be recognized as leader of opposition, a party must have at least 10% of the total seats in Lok Sabha. और ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू was never the leader of opposition in India. ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से एक कोई सही है। आप कमेंट में ABCD करके आप आंसर दीजिएगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो उसके आगे मैं करेक्ट और थम्स अप मार्क कर दूंगी। अगर आपका ऑप्शन गलत होता है तो मैं उसके आगे ट्राई अगेन लिख देती हूँ। तो होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ लाइक से हमें रियलाइज़ होता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आया है। आप कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।